नमस्कार। घर परिवार के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। हमारे देश की आधी आबादी हैं महिलाएं। हमारे देश की प्रगति में और विकास में सबसे बड़ा योगदान है महिलाओं का, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी महिलाएं फेस करती हैं, फिर चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, हिंसा हो या शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक कम पहुंच हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र में कम भागीदारी। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और एक जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है महिलाओं के लिए वो है स्वास्थ्य। अक्सर महिलाओं का स्वास्थ्य नज़रअंदाज हो जाता है, वो परिवार की जिम्मेदारियां और बाकी सब काम करते हुए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से सशक्त नारी विकसित भारत का आधार है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत जो 2047 में बनने का हम सपना देख रहे हैं वो तभी बन सकता है जब नारी स्वस्थ होगी और परिवार सशक्त होगा। और इसी दिशा को देखते हुए हाल ही में भारत सरकार ने एक नई पहल, जो कि ऐतिहासिक पहल है, वो शुरू की है भारत में, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और इस अभियान को बड़े पैमाने पर भारत में चलाया जा रहा है। अलग अलग अनेक तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को हमने आप सबके लिए आयोजित किया और इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर जॉली जैन जी से। जॉली जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जॉली जी के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे। डॉक्टर जॉली बहुत सारे काम कर रही हैं। फिलहाल एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आपने गारमेंट्स का एक स्टार्टअप शुरू किया है, साथ में आपने शिक्षा भी बहुत अच्छी ली हुई है, लेकिन अपना कुछ बिजनेस करना था और इस आइडिया के साथ ये एंटरप्रेन्योर बनी है, तो ये बहुत अहम है। इनसे कार्यक्रम में लगातार हम बात करते रहेंगे। जॉली जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। इसी के साथ आपसे रूबरू करवाना चाहेंगे निमिषा गौड़ जी को। निमिषा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। निमिषा जी शिक्षाविद हैं, लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान की आप आचार्य हैं और साथ ही आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। आपके कई सारे जर्नल्स नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स में प्रकाशित हो चुके हैं और लगातार वो इस विषय पर सक्रिय हैं। निमिषा जी, आपसे भी हम लगातार इस विषय पर बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं शिवाली गुप्ता जी। शिवाली गुप्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए वो लंबे अरसे से काम कर रही हैं। सामाजिक क्षेत्र में अनेकों काम कर रही हैं, शिविर आयोजित करती हैं और बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। शिवाली जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी तीनों से मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि नारी के बारे में अक्सर हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, अक्सर हम बात करते हैं, क्या सशक्त नारी और सशक्त परिवार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है? क्योंकि अगर नारी सशक्त नहीं है, नारी स्वस्थ नहीं है, तो परिवार सशक्त कैसे हो सकता है? तो निमिषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र में भी जुड़ी हुई हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे भी आप काफ़ी काम करती हैं और ग्रामीण क्षेत्र की उन महिलाओं के साथ भी काम करती है जहाँ तक साक्षरता की पहुँच अभी तक नहीं बन पाई है। तो आपसे जानना चाहूँगी निमिषा जी। हेमलता जी, सशक्त नारी ही सशक्त परिवार का आधार है जी, क्योंकि परिवार का स्तंभ है एक स्वस्थ नारी। और नारी को सूर्य नारायणी मान करके उसे कुटुंब की महारानी का दर्जा दिया गया है। और जहाँ परिवार को प्रसन्न और खुशहाल देखना है तो उसकी जो नारी स्तंभ है उसका प्रसन्न रहना, स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। इसके लिए मैं इतिहास के पन्नों को पलटना चाहूँगी। हेमलता जी, ये जो भारत का अभिन्न इतिहास है उसको पलट के देखेंगे हम तो एनिशेंट काल में जो सनातन संस्कृति है, वेद की ऋचाएँ हैं, ऋषिकाओं ने लिखी, 27 से अधिक ऋषिकाएँ थी जिन्होंने वेद की ऋचाएँ लिखी। और उसके अतिरिक्त आप देखिए कि परिवार का जो विवाह संस्था है वो देने वाली भी सूर्य सावित्री है। तो जिस ऋचाओं का निर्माण करके विवाह संस्था दुनिया को दी है, उस नारी को कुटुंब का प्रमुख मान करके, क्योंकि उसके केंद्र के इर्द गिर्द ही पूरा परिवार रहता है, चाहे परिवार का पालन पोषण हो या परिवार को सशक्त करना हो, शिक्षित करना हो, वो परिवार के सकेंद्रण बिंदु में रहती है। तो नारी स्वस्थ होगी, सशक्त होगी, तभी परिवार समृद्ध होगा और समृद्ध परिवार समाज की अट्टालिका है। बहुत अहम बात कही आपने और आप इतिहास के पन्नों में ले गए और इतिहास इस बात का साक्षी है कि नारी ने ही एक विवाह संस्था को जन्म दिया है। और आज जिस नारी शक्ति पर हम बात कर रहे हैं वही विकसित भारत का आधार भी बनेगी, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। हमारे बीच एंटरप्रेन्योर के रूप में डॉक्टर जॉली मौजूद हैं। जॉली जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, फिर वो जहन में
में कैसे आया कि आपको अपना बिजनेस करना है और एंटरप्रेन्योरशिप में आना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही हैं। और आपको जानकारी दे दें, भारत देश का दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो स्टार्टअप्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमा रहा है। और बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे भारत में हमने शुरू किया है और लगभग 73,000 महिलाएं स्टार्टअप चला रही हैं हमारे देश में। तो आजोली जी, आपसे जानना चाहूंगे कि इस कड़ी में आपने कैसे खुद को जोड़ा? एब्सोल्युटली। तो क्या होता है, जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो चैलेंजेस उसके वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कियों को पैदा नहीं होने दिया जाता, और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए उसे पीछे रखा जाता है, लड़कों को पढ़ाया जाता है। तो मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई, सब कुछ बहुत अच्छा था, मैं पीएचडी हूँ, मैं पढ़ा रही थी, अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो वुमेन एम्पावरमेंट के को डिस्कस करने हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो एक डिसिसिव पावर को मैं मिस कर रही थी कि वो डिसिसिव पावर मेरे अंदर कैसे आएगी। तो वो जब कोई औरत एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट करती है, तब उसके सामने तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जब उसे खुद डिसीजन लेना पड़ता है। और इसीलिए मैंने एक छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट किया, जहाँ पर मैं खुद उस बिज़नेस को अपने हिसाब से चला सकूँ, अपने डिसीजन ले सकूँ, क्योंकि वो चीज़ मैं अपनी नौकरी में मिस कर रही थी। और शायद इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि वुमेन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि नौकरी में कहीं ना कहीं उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में उनको वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर वो खुद अपने डिसीजन लेके और खुद अपना बिजनेस चला सकती हैं। बहुत अहम, बहुत अहम। हमने सुना है कि आपने गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया और गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करने के लिए आपने अपना जो हुनर था उसी को आप आगे ले गए। और हुनर को पहचानना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी होती हैं, कई बार परिवार की जिम्मेदारी होती है, और सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है आर्थिक रूप से हम उसमें कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होते, हमें आर्थिक रूप से जरूरत होती है दूसरों के सपोर्ट की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इन सारी चुनौतियों को पार किया और बतौर स्टार्टअप में आप आई, बतौर एंटरप्रेन्योर आप काम कर रही हैं। या निमिषा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके? हेमलता जी, जो अभी जॉली जी ने बात कही कि लगातार बच्चियों को चुनौती होनी है, तो मैं एक बात प्रकाश में डालना चाहूंगी कि भारत का समृद्ध इतिहास रहा है जहां पर अर्धनारीश्वरी की संकल्पना के साथ महिला को स्वीकारा है। लेकिन वो एक समय था बीच में जब विदेशी आक्रांताओं का 700 से 900 काल का जो समय था, उस समय महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की बड़ी दुर्दशा हुई। तो उस काल के कारण समाज में एक स्वभाव सा आ गया। उस स्वभाव को परिवर्तित करने के पश्चात हम अपनी समृद्धि को पुनः प्राप्त करने की अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि हमें औपनिवेशिक काल की सभी कलंक को हटाना है और हमें समृद्ध भारत का जो इतिहास था, वो इतिहास जहां पर वेद लिखने वाली ऋषिकाएं थी, राजपाट में भाग लेने वाली महिलाएं थी, और जहां पर केकई के वर का वरदान लेकर के प्रभु श्री राम वनवास चले गए प्रसन्नता से, और जिस सीता मैया का अपमान नहीं सहन कर पाए और श्रीलंका पर युद्ध किया, वो समृद्ध इतिहास की और समाज जो हमारा मूल है, का मतलब ये कि जो संकीर्ण मानसिकता रही है पुरानी हमारी औपनिवेशिक काल की, उस मानसिकता को छोड़कर एक प्रोग्रेसिव शासन करने वालों ने क्रूरता के कारण स्थापित किया है। निमिषा जी, भारतीय ये मैं इस पे और भी मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि अभी वर्तमान दौर थोड़ा चेंज हो गया है, सिनेरियो चेंज हो गया है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ रही हैं। शिवाली जी हमारे साथ है। शिवाली जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमने सुना है कि आप शिविर आयोजित करवाती हैं और शिविर में अलग अलग तरह की जो जांच होती है महिलाओं की, उसके लिए आप काम कर रही हैं। महिला स्वास्थ्य कितना ज्यादा जरूरी है सशक्त परिवार के लिए? देखिए हेमलता जी, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि स्वास्थ्य को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। तो महिलाएं जो होती हैं वो दोनों ही तरीके के स्वास्थ्य से प्रभावित होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति तब आती है जब पारिवारिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य उनका कहीं ना कहीं खराब होता है। आज जैसा कि हम बोलते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, घर भी संभालती हैं, सारे काम करती हैं। अब ऐसी स्थिति में जब दोहरी भूमिका वो निभाती हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है तो बहुत सारी चुनौतियां जो आती हैं उनमें निर्भर करती हैं आपके उम्र पर, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, आपकी भौगोलिक स्थिति पर, साथ ही साथ आपकी जीवन शैली पर। तो ये सारी चीज़ें जब प्रभावित करती हैं तो कहीं ना कहीं उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और जब शारीरिक स्वास्थ्य आपका प्रभावित होता है तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर के वो मानसिक स्वास्थ्य भी उनका खराब होता है। हमारी जो संस्था है वो लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है।
हमारा प्रयास रहता है कि हम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। वो इसलिए करें क्योंकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत लापरवाह होती हैं। अक्सर हम कहते हैं कि परिवार में कोई भी बीमार हो गया तो उसके लिए वो इतनी ज़्यादा केयरिंग हो जाती हैं कि नहीं, अभी डॉक्टर को दिखाना है, अभी दवाई लेनी है। बच्चे बीमार हो गए तो उनको समय पर दवाई देना, मतलब इन सारी चीज़ों का ख्याल एक महिला बहुत अच्छे तरीके से रखती है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो मान लीजिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि आज आपके कमर में दर्द हो रहा है या घुटनों में, पैरों में दर्द हो रहा है, तो भी अक्सर ये कह करके टाल देती हैं कि नहीं ये तो थोड़ा सा शायद काम ज्यादा कर लिया, उसकी वजह से हो गया और होगा। यही वो कारण है शायद स्वास्थ्य को लंबे समय तक नजरअंदाज करती हैं और फिर स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। एक डेटा हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5th का ये डेटा है। हमारे देश में कुपोषण की समस्या अक्सर महिलाओं में और किशोरियों में देखी जाती है और ये डेटा उसी से जुड़ा हुआ है। 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में हमारे देश में 18.7% कुपोषण की स्थिति है और अब किशोरियों की स्थिति तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। हमारे देश में 59% किशोरियां जो हैं वो कुपोषित हैं और ये एक और डेटा इसमें ये है कि इसका एक बड़ा कारण है बाल विवाह, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश में, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने के तमाम कार्यक्रम होते हैं लेकिन जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनको रोकना भी जरूरी है। तो शिवाली, क्या इस दिशा में भी आपका कुछ काम है, क्योंकि कुपोषण एक बड़ी चुनौती है महिलाओं बहुत सही बात कही हेमलता जी आपने। देखिए, जब अपने बच्चियों की बात की, बाल विवाह की जब आपने बात की, तो बाल विवाह 2 तरीके से स्त्रियों पर या बच्चियों पर प्रभाव डालता है। जल्दी शादी हो जाती है तो उनके माँ बनने के जो अवसर हैं वो जल्दी हो जाते हैं, जल्दी कम उम्र में माँ बन जाती हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य उनका प्रभावित होता है। साथ ही साथ पोषण की कमी, जिसे हम क्या कहते हैं कि माँ और बच्चे दोनों में पोषण की कमी हो जाती है। अब पोषण को लेकर के हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि काफी हद तक वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे डिजिटल स्कीमें लेकर के आते हैं कि ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप योजनाओं का लाभ घर बैठे ही आपके लैपटॉप से, आपके फोनों से उन योजनाओं के बारे में आप जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो संस्था इस दिशा में बहुत अग्रसर है, निरंतर कार्य कर रही है। हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, शिविर हम लगवाते हैं ताकि हम लोगों तक उन चीज़ों की जानकारी पहुंचा सकें। देखिए हेमलता जी, किसी भी बीमारी का जितना अर्ली डिटेक्शन हम कर सकते हैं उतनी ही जल्दी हम उसे क्योर भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरीके के सिम्टम्स, किस तरीके के लक्षण हमें अगर शरीर में नजर आने लगे तो हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना। और इस तरह के जो जागरूकता शिविर हैं वो आप आयोजित करती हैं। जोली जी, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले मैं आपके पास आने से पहले एक डेटा हमारे दर्शकों को बता दूं कि हमारे देश में स्टार्टअप को लेकर सिनेरियो जो है वो लगातार बहुत अच्छा बन रहा है। हमारे देश में महिलाएं 73,000 स्टार्टअप चला रही हैं और सबसे अहम जो डेटा है वो ये कि इनमें से 7,000 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनमें महिलाएं डायरेक्टर हैं, यानी लीडिंग रोल में महिलाएं हैं। और भारत में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप 2016 के बाद से रजिस्टर हो चुके हैं। और ये बहुत अहम बात है कि जोली जी ने इस फील्ड में अपने आप को स्थापित करने का एक कदम उठाया है। जोली जी, जो महिलाएं अपना हुनर जानती हैं और उसे स्टार्टअप में वो कन्वर्ट करना चाहती हैं, तो आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या कहता है? देखिए, जब भी किसी भी महिला के दिमाग में जब भी कोई ऐसा आइडिया आए कि मुझे स्टार्टअप करना है या ये कुछ है, तो सबसे पहले उसका एक हल्का सा छोटा सा होमवर्क वो कर ले कि ऑलरेडी दुनिया में उसको लेकर क्या बातचीत हो रही है या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और आप जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उसका वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्या। अगर डेफिनेटली आपका आइडिया कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग के नज़रिए से दिख रहा है तो आपका वो स्टार्टअप बन जाएगा। मतलब कोई इनोवेटिव आइडिया है, कोई इनोवेटिव आइडिया है जिससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो, है ना। तो जैसे कुछ भी है, हेल्थ को लेकर है, तो अगर मान लीजिए जैसे अभी शिवाली जी ने बताया कि डिजिटल माध्यम से आप स्कीम्स देख सकते हैं, तो आप कोई ऐसी ऐप ही अगर बना रहे हैं कि जहाँ पर सरकार की सारी योजनाएं महिलाओं से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पर है, तो वो कहीं ना कहीं आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका वो स्टार्टअप काम कर जाएगा। हमारा जो स्टार्टअप है वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है महिलाओं की, तो वो लोगों को दिख रहा है कि अच्छा हाँ ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पर है और इसीलिए वो लोग हम तक पहुँच पा रहे हैं। तो जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आए, सबसे पहले आपका होमवर्क बहुत ज़रूरी है। अगर वो होमवर्क रहेगा तो आपको
किस तरह से एक डायरेक्शन मिल जाएगा आगे बढ़ने का, किस किस डायरेक्शन में आपको काम करना है। बहुत अहम जानकारी आपने दी, और ये जरूरी है अगर आपने जिस भी फील्ड में जाना है उसका मार्केट अगर पहचान लिया तो फिर जो चुनौतियां आएंगी उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बिजनेस सेट किया जा सकता है। निमिषा जी, मैं आपके पास आती हूँ। भारत सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि महिला आरक्षण विधेयक है, वो पारित किया, और ये एक ऐतिहासिक कदम भारत सरकार का है। इस विधेयक के प्रति आप क्या नजरिया रखती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। हेमलता जी, ये संशोधन विधेयक जो है आर्टिकल 330 या ए और 332 को अमेंडमेंट करता है, और इस संशोधन विधेयक के पश्चात लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है जी। इससे चौतरफा परिणाम आएंगे इसके, और ये अधिनियम लागू होने के पश्चात, जनगणना के पश्चात लागू होगा, 15 वर्ष तक लागू रहेगा। बिल्कुल। तो इसके पश्चात राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी रहेगी, नीति निर्माता वो रहेंगी, आर्थिक समृद्धि की ओर, चूंकि जब महिला एक परिवार को संभालती है और वो महिला राजनीतिक क्षेत्र में जाती है तो उसे चिन्हित करना और आसान होगा, समस्याओं का समाधान और सुनिश्चित कर पाएगी वो। तो ये एक अनूठी पहल है जो कि प्रस्तावित थी कई लंबे समय तक। और अभी जॉली जी ने जो बात की उसको मैं पुनः कनेक्ट करूंगी। डिजिटल दुनिया ने महिला का भी सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई, बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। आप देखिए, एक महिला घर बैठे अपनी सभी योजनाओं को अप्लाई कर सकती है, स्टार्टअप कर सकती है, शिक्षित हो सकती है, शिक्षा दे सकती है, ले सकती है। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक, एग्जैक्टली, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, उस दोनों की तरफ महिला का हाथ जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजबूत किया है। वर्ष 2015 के बाद कोविड के काल में आप देखिए, बड़ा एक चुनौती भरा समय था जहां पर सबकी परिस्थितियां बदली नहीं बदली, लेकिन महिला की दुनिया बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई थी। उसका समाधान भी इस डिजिटल वर्ल्ड ने किया है। जी। तो निमिषा जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं और कानूनों की भी समझ रखती हैं, और राजनीति विज्ञान विषय आपका विषय है जिसमें आप आचार्य भी हैं, और हम अक्सर देखते हैं चुनौतियां कि महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव भी होता है, उनके साथ लिंग आधारित हिंसा भी होती है, जो कि एक बहुत बड़ा बैरियर है किसी भी महिला की प्रगति में और देश की प्रगति में तो निश्चित तौर पर। तो इनको आप कैसे देखते हैं, और महिलाओं को इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, महिला को अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करनी होती है। बिल्कुल। और आप कानून की जानकारी रखें और समाज में संवाद करती रहें, अपने परिवार से संपर्क में रहें, तभी आप किसी भी तरह के शोषण से बच भी सकती है, सुरक्षित भी रह सकती है। क्योंकि मैं पुनः दोहराऊंगी कि मध्यकाल का जो विदेशी आक्रांताओं का शासनकाल था उसकी देन है, नहीं तो कहाँ महिलाएं स्वयंवर करती थी, अपना वर्त स्वयं तय करती थी। और आज जो स्थितियां हैं, सभी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना आप अपनी जागरूकता और सशक्तता से ही कर सकती हैं, और एकमात्र समाधान आपके स्वयं के पास है। कभी भी किसी भी तरह का शोषण स्वीकार नहीं करें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि शोषण किसी भी तरह का स्वीकार नहीं करना है, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि नारी स्वस्थ रहेगी तो परिवार सशक्त होगा, और ये स्वस्थ सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, ये मेंटल फिटनेस भी है, और ये तभी होगी जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। क्योंकि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं आखिरकार उस आम जन के लिए है। अगर वो नहीं जुड़ेगा तो फिर इन योजनाओं की सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। और ये जो अभियान है, जिस अभियान में स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो रहे हैं देश भर में, आपके भी इलाके में जब भी कोई स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो तो आप उस शिविर में जाएं और अपनी स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं, क्योंकि स्वास्थ्य है तो फिर पूरी दुनिया खूबसूरत है। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही चुनौती बन जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो शिविरों का आप जरूर ध्यान रखें और उसमें जाकर स्वास्थ्य जांच कराएं। शिवाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, कुपोषण की हमने बात की, तो इसी तरह से एनीमिया है या हाई ब्लड प्रेशर है या फिर और भी तरह की, जैसे किशोरियों में भी कुपोषण है, इस तरह की चुनौतियां जब आती हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, उनको नजरअंदाज कर देती हैं महिलाएं। तो नजरअंदाज ना करें, इसके लिए आपका क्या नजरिया रहेगा? देखिए हेमलता जी, नज़रअंदाज करना ही कहते हैं कि एक सबसे बड़ी चुनौती है। जहां अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, वहीं उन्होंने गंभीर स्थिति उत्पन्न की। बिल्कुल। तो फिर चाहे वो हिंसा हो, भेदभाव हो, बिल्कुल हिंसा हो गई या पोषण हो गया, एनीमिया हो गया, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने खान पान का ध्यान रखें। हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, शिविर हम लगाते हैं। हॉस्पिटल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के कहते हैं ना कि जब से हमने कोरोना का समय देखा है, उसके बाद से काफ़ी हद तक लोग जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के।
समय समय पर शिविर आयोजित करवाते हैं, जिसमें अगर हम यूँ कहें कि तो निःशुल्क आपकी बहुत सारी चिकित्साएं जो हैं वो निःशुल्क होती हैं। सिर्फ ज़रूरत होती है आपको थोड़ा सा जागरूक होने की कि किस समय पर वो शिविर लग रहा है। तो हमारी संस्था का ये प्रयास रहता है कि हम लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को वहाँ तक पहुँचाएँ। अगर हम जीवन शैली की बात करें हेमलता जी, तो जीवन शैली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज की दैनिक दिनचर्या की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशली वर्किंग वुमेन की, जब हम दोबारा वही बात करते हैं, बिल्कुल, जब दोहरी जिम्मेदारी, तो रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठना, दिन के समय अपना खाना समय से नहीं खाना, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देती हैं। फिर अगर हम कहें कि आजकल एक कैंसर भी बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है, तो बहुत सारे अस्पताल जो हैं और हमारी NGOs सब मिल करके इनके संयुक्त तत्वाधान में इस तरीके के कैंप आयोजित करते हैं, जिनमें कैंसर जैसी बीमारियों के भी निःशुल्क आपकी जांचें जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। और किस तरीके से रह करके, जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर अभियान की, शिवाली जी, इस अभियान की अगर हम बात करें जो पूरे भारत में चलाया जा रहा है स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य के लिए, इस अभियान में निजी अस्पतालों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी इस तरह के शिविर आयोजित करें। तो आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे कि निजी अस्पताल भी अगर शिविर आयोजित कर रहे हैं तो उसमें वो भागीदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हेमलता जी उन्हें भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो स्वास्थ्य जाँच एक, अगर हम मध्यम परिवार की बात करें या हम एक निम्न परिवार की बात करते हैं, तो कभी कभी उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें नहीं अलाउ करती है कि वो जाकर के जांच करवाएं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता। अगर हम निम्न तबके की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब अस्पताल इस तरीके के स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि जिनमें निःशुल्क जांचें होती हैं उसमें आप बहुत ही आसानी से जाकर के अपनी जांच करवा सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके की कोई गंभीर स्थिति आती है, किसी तरीके की कोई बीमारी अगर निकल कर आती है, तो उसका इलाज करवाने में भी आज मैंने देखा है, क्योंकि हमारी संस्था निरंतर कार्य करती रहती है, तो बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारे मरीजों का एक पर्टिकुलर उनका परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के मरीजों का वो निःशुल्क इलाज भी करते हैं। अगर इस तरीके की कोई, तो कहने का मतलब ये कि जब भी शिविर आयोजित हो आपके इलाके में, चाहे वो निजी अस्पताल के द्वारा आयोजित हो, किसी शिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित हो या फिर सार्वजनिक रूप से, तो आप उस शिविर में जरूर जाएं और अपनी स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं, क्योंकि आप अपने परिवार की धुरी हैं और आपका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी भी है। निमिषा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सामाजिक क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ भी आपका जुड़ाव है, और हम अक्सर जैसे जिस नजरअंदाज करने का जो हमारा एक व्यवहार बन जाता है, स्वास्थ्य है उसे नजरअंदाज करेंगे, वोट देने का जब समय आएगा तो कई बार आनाकानी करते हैं, वोट देने हम नहीं जाएंगे, या किसी राजनीतिक या सामाजिक विषय पर अपनी बात रखने की बात आती है तब भी नजरअंदाज होते हैं, और घरों के चार दीवारी के भीतर भी अगर हिंसा होती है तो भी उसका जिक्र नहीं करते, अपने अधिकारों के लिए हम बोलते नहीं हैं। तो अपने जिसे स्वतंत्रता का अधिकार हम कहें या बोलने की जो आज़ादी है वो हमारा संविधान देता है, तो ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि महिलाएं अपनी ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें? हेमलता जी, भारत की जो महिला का मूल स्वभाव है ना, वो कर्तव्यों के इर्द गिर्द बुना है। उन कर्तव्यों को करने के प्रति उसका समर्पण और सेवा इतनी है कि वो अधिकार को देखती भी नहीं है। तो ये जो मूल स्वभाव है, उस मूल स्वभाव के इर्द गिर्द थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और उसके अतिरिक्त आप ये देखिए कि वो अपने आप को सेवा के भाव से देखती है, इसीलिए परिवार संस्था की और दुनिया देख रही है कि आज देखिए कि पूरा जो हमारी जो दुनिया में सभी लोग हैं, ये जो लिविंग का कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन परिवार को तो महिला ही चलाती है, अपने बच्चों को संस्कारित करती है, बुजुर्गों की सेवा करती है, उसके अतिरिक्त आर्थिक स्तर पे भी बहुत अपने आप को स्थापित भी किया है। चंद्रयान से लेकर के आप देखिए, अभियान से लेकर के जल थल नभ की अट्टालिकाओं को छूती भारत की महिला सशक्त है। आवश्यकता है इसे स्वीकार करने की। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी इसके लिए, भारत महिला होना भाग्य की बात है, लेकिन भारत की महिला होना सौभाग्य। बहुत अहम बात आपने कही है निमिषा जी। हम देख रहे हैं जितनी भी बातें आप तीनों से निकल कर आई हैं, उन बातों से एक चीज तो समझ में, एक डेटा मुझे यहाँ पर याद आ गया है कि हमारी 16वीं लोकसभा में जो महिलाओं का प्रतिशत 64% था, वो अभी 18वीं लोकसभा में 74 हो गया है। तो लगातार राजनीतिक जो भागीदारी है जी, दोनों बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है और वोटिंग परसेंटेज भी उत्साह से इंक्रीज हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी
करनी है, ये भी सोच विकसित करने की ज़रूरत है। और सबसे अहम जो आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की कि किस तरह से आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, किस तरह से अपनी बात को कहना सीखें, और सबसे अहम स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार भी स्वस्थ है और आपका परिवार सशक्त भी है, और तभी आप विकसित भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।